तो नमस्कार। आज स्टार्ट करेंगे हम पोल्यूशन पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन जिसे हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। इससे पहले मैंने आपको पोल्यूशन के कुछ और प्रकारों पर कुछ वीडियोस बना दिया है, कुछ क्लासेस दिया है, जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन पर लास्ट क्लास लिया था। और पोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है इस पर मैंने चर्चा किया था कि पोल्यूशन एक ऐसा अनवांटेड चेंज जो हम ना चाहें, यानी वो बदलाव जो हमारे लिए नेगेटिव वर्क कर रहा हो उसे हम पोल्यूशन कहेंगे। Whatever that works against to us, that changes which we don't need, that unwanted change is known as pollution. तो इस दृष्टिकोण से पोल्यूशन हमारे लिए नकारात्मक कार्य कर रहा है। पोल्यूशन हमेशा हमारे लिए दुष्परिणाम लाता है। अब वो पोल्यूशन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे जल में जब जल के पदार्थों की क्वालिटी को यानी जल की क्वालिटी को गिरा दिया जाए तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब जल की गुणवत्ता कम हो जाए, जल की गुणवत्ता जैसे उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल और जैव तत्वों के दृष्टिकोण से जो तत्व कुछ ऐसे घुलनशील हो जाएं जो नुकसानदायक हों, तो इससे जल की गुणवत्ता गिर जाती है। तो जल की गुणवत्ता गिरने से जल में इस कंडीशन में आने के जल के इस कंडीशन में पहुंचने को हम जल की प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन कहते हैं। नाउ अब सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे, यानी मृदा प्रदूषण। तो मृदा की गुणवत्ता में भी कमी होना, मृदा की क्वालिटी गिरना, इसको हम मृदा प्रदूषण कहेंगे, दैट इज सॉइल पोल्यूशन। हाँ, मृदा प्रदूषण को मृदा में सामग्री की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी मृदा में जो सामग्री है, जो उसमें मटेरियल है, उसका लेवल क्या है जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है या मृदा की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। मृदा प्रदूषण के जब प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन, यानी कृषि मृदा प्रदूषण। कीटनाशकों के साथ उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से उत्पाद की पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक और कवकनाशी मिट्टी के खनिजों की गुणवत्ता को कम करते हैं, जो अंततः पशु और मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने जल प्रदूषण में भी आपको बताया था कि हम जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं वो जल के विभिन्न माध्यमों से जल में पहुंच जाता है और वो जल के द्वारा हमारे शरीर में तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, टॉक्सिफिकेशन आता है। ठीक उसी प्रकार से मृदा में जब हम एग्रीकल्चर को बचाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर छिड़काव करते हैं, फंगीसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, तो ये सभी हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? ये तो पौधों की सुरक्षा करते हैं, पौधों की रक्षण करते हैं। तो ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स पौधों की रक्षा तो जरूर करता है जिससे कि कीट और कीड़े उसको नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन कहीं ना कहीं से इसके कुछ टॉक्सिक अंश वो अनाज में चले जाते हैं, यानी पौधों द्वारा या मिट्टी द्वारा अपना लिए जाते हैं, संयोजित कर लिए जाते हैं और वो धीरे धीरे वो हमें नुकसान पहुंचाता है जब हम उसे भोजन में उपभोग करते हैं। तो जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उससे हमें टॉक्सिफिकेशन यानी उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मिट्टी में जो ये सारे तत्व हैं, प्रदूषण मिट्टी में तत्व मिट्टी की गुणवत्ता को गिरा देते हैं और मिट्टी के द्वारा उगाए गए पौधों में ये पहुंचकर हमारे शरीर के अंदर हमें हानिकारक पदार्थों से युक्त कर देते हैं। दूसरा जो यहाँ पर हम प्रकार की बात करेंगे वो है रासायनिक मृदा प्रदूषण, यानी केमिकल सॉइल पोल्यूशन। विभिन्न उद्योगों से उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ जिनका उपचार नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड, इनकी विषाक्तता को हटाए बिना इन्हें मिट्टी में योग कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। एक दवा की फैक्ट्री दवा बनाती है, दवाओं में बड़ी ताकत है। मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था कि पैरासिटामोल की गोली आपको बुखार से राहत दिला देती है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स
पैरासिटामोल के वो हमारे लिए बहुत जीवनवर्धक हैं। अब एक पैरासिटामोल बनाने वाली कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स जो उसके वेस्ट हो जाते हैं उसको वो गार्बेज कर देगा। कहाँ गार्बेज कर देगा? पानी के माध्यम से पानी में बहा देगा। तो पानी से वो अपने घर गंदगी को साफ कर देगा, अपनी फैक्ट्रियों को साफ कर देगा, कंटेनर्स को साफ कर देगा। पानी में घुलकर ये चले जाएंगी भूमि पर, मिट्टी पर। तो मिट्टी पर ये मिट्टी में समा जाएंगे। अब ये कुछ ऐसे हैं पदार्थ जो कई बार विषाक्तता इनकी नहीं घटती और ये मिट्टी को प्रदूषित कर देगा। तो ये जो रसायन हैं जो कल कारखानों से, फैक्ट्रियों द्वारा निकाले जाते हैं, ये वेस्ट, ये मिट्टी की क्वालिटी को गिराने के साथ साथ मिट्टी में टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैदा कर देते हैं या उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स ला देते हैं और ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारे लिए काफी नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रसायनों के माध्यम से भी जो मृदा है वो प्रदूषित होती है। अब मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं और क्या कारण इनको देखा जा सकता है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वनों की कटाई। लगातार वनों के कटने से, वन के कटने से किस प्रकार से मृदा प्रदूषित हो रही है। वन की जो जड़ है, पेड़, वन में पेड़ हैं, पेड़ों के जो जड़ हैं वो मृदा को यानी मिट्टी को थामे रहते हैं और मिट्टी को बांधे रहते हैं। लेकिन वन को कट जाने से जो मिट्टी का नाइट्रोजनस लेयर है वो ऊपर से हटता जा रहा है। धीरे धीरे वन के कट जाने से मिट्टी प्रदूषित हो रही है, उसकी गुणवत्ता गिर रही है। दूसरा जो कारण है माना जा सकता है भूमि का दुरुपयोग यानी खनन। अब माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग हो रहा है, खनन हो रहा है। तो ये जो खनन है ये मिट्टी की क्वालिटी को लगातार गिराता जा रहा है। खनन के माध्यम से जो मिट्टी है उसमें उत्खनित होने से जो तत्व हैं वो मिट्टी में मिलते हैं, तो उससे भी भूमि की जो उर्वरता है वो कम होती है। तीसरा, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। अभी फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है जिससे कि मिट्टी के फर्टिलाइजेशन बढ़े। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद फर्टिलाइजर्स एक ऐसे तत्व थे जिसने मिट्टी के प्रोडक्शंस को बढ़ाया। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि जितनी आवश्यकता है उतना अनाज नहीं पनप पा रहा है, उतनी अनाज नहीं प्रोडक्शन हो पा रहे हैं, अतः फर्टिलाइजर्स के माध्यम से अनाज की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाएगी और भूमि की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ जाएगी। तो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाने लगा, बहुत अधिक लेवल पे फर्टिलाइजर्स उपयोग में आने लगे। इन फर्टिलाइजर्स के उपयोग से मिट्टी की क्वालिटी बढ़ने लगी, मिट्टी की क्वालिटी बढ़ी और जिससे कि अत्यधिक गुणवत्ता युक्त अनाज भी पैदा हो सका और अत्यधिक अनाज प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी प्रोडक्शन जो है अनाज का बढ़ गया। इससे बड़ा फायदा हुआ, कम स्थान पे हमने ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर लिया और बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद आपूर्ति करने में ये सहायक हुआ। अतः फर्टिलाइजर्स के आने से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई और ये देखा गया कि फर्टिलाइजर्स ने मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना बहुत अहम भूमिका रोल अदा किया। फर्टिलाइजर्स का उपयोग बड़े स्तर पर कृषि करने लगे, यानी फार्मर्स बड़े स्तर पर इनका उपयोग करने लगे। फर्टिलाइजर्स के उपयोग से हमें फायदा भी होने लगा, लेकिन कालांतर में आगे चल के ये देखा गया कि यही फर्टिलाइजर्स हमारे लिए नेगेटिव रोल अदा करने लगे। कैसे नेगेटिव रोल अदा करने लगे? नेगेटिव इस प्रकार से अदा करने लगे कि ये फर्टिलाइजर्स जो हैं ये मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो गए, क्योंकि इनसे क्वालिटी जो मिट्टी की थी, जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता थी वो धीरे धीरे घटने लगी। क्योंकि जब आप किसी चीज से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उसकी जो नाइट्रोजनस पदार्थ है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इस प्रकार से फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होने लगा। इसके बाद बात करेंगे तीसरा, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। अब देखिए, कीट एक ऐसे तत्व हैं जिनको एक कृषक रोक नहीं सकता और जाहिर सी बात है कीट आ जाते हैं और कीड़ों के आने से अनाज का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो अनाज की नुकसान से बचने के लिए, अनाज को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। बड़े लेवल पर मनुष्य ने कीटनाशकों का प्रयोग किया, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया जिससे कि अनाज में कीड़े ना लगे, अनाज सुरक्षित हो सके।
इससे अनाज तो सुरक्षित हुआ, लेकिन इसने इनकी पेस्टिसाइड्स जो कि वास्तव में देखा जाए तो केमिकल्स हैं, इसने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया और इस प्रकार से कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी नुकसानदायक साबित होने लगा। कचरा एक कॉमन सा फैक्ट कह सकते हैं। कचरा ज्यादा से ज्यादा कचरा को फेंका जाना, तो गार्बेज मिट्टी में हम जनरली, आप अभी अगर शहरी भूमि पर थोड़ी सी भी खुदाई करें तो आप देखेंगे कि पन्नी है, रैपर है और कुछ ऐसे पदार्थ जो घुल नहीं जाते आसानी से, वो मिट्टी में जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, फाइबर वगैरह बहुत ज्यादा मिलेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने अभी कल ही कोचिंग के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहां पे लेबर लगातार मिट्टी खोद रहा था, तो मैंने देखा लगभग 5 से 7 फीट तक मिट्टी में कूड़े ही मिले और पन्नी, फाइबर और तमाम प्रकार पे नॉन डिग्रेडेबल थिंग्स मिट्टी में जमे हुए थे, जिससे खोदने में भी उसको दिक्कत हो रही थी। इससे पता चलता है कि बहुत अधिक जो गार्बेज है वो मिट्टी में समा जाता है और उससे जो है मिट्टी की भी गुणवत्ता गिरती है और ये टॉक्सिक पदार्थ, क्योंकि प्लास्टिक एक प्रकार से टॉक्सिक है और वो मिट्टी की क्वालिटी भी गिराती है और इससे जो है वो जहरीले पदार्थ पैदा होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो गार्बेज यानी कचरा बहुतायत रूप से मृदा प्रदूषण का एक कारण माना जा सकता है। इसके बाद प्लास्टिक की थैलियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम देखें तो हमारे जीवन में प्लास्टिक की थैलियां जितना बड़ा हमारे लिए वरदान साबित हुआ, उतना ही बड़ा आज अभिशाप भी साबित हो रहा है। एनवायरमेंट को प्रदूषित करने में इसका मेजर रोल दिखाई देता है। प्लास्टिक के विकास ने वास्तविक रूप से हमारे जीवन को सरल बना दिया, सहज बना दिया। हम आवश्यकताओं के अनुरूप प्लास्टिक को इजीली, बैग है जिसे अपने जेब में भर लेते हैं, रख लेते हैं और हम जैसी अपनी आवश्यकता है उसके अनुरूप इस प्लास्टिक के बैग में प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं। ये मजबूत भी होते हैं और सबसे बड़ी बात है तरल पदार्थों के दृष्टिकोण से ये काफी सॉलिड वर्क करता है। परंतु हम इसका उपयोग अत्यधिक करने लगे और हम इसको जहां यथा कथा जैसा है डंप करने लगे। ये भी देखा गया कि प्लास्टिक को जला दिया जाता है, तो प्लास्टिक को जला देने के बाद इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हानिकारक रूप से रोल अदा करते हैं। तो प्लास्टिक की थैलियां हमने देखा कि मिट्टी में अगर रहती है तो मिट्टी के नाइट्रोजनस पदार्थ या नाइट्रोजन लेवल को गिरा देती है। इस प्रकार से प्लास्टिक की थैली काफी हद तक हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको मृदा प्रदूषण से जुड़े हुए कुछ कारणों की व्याख्या किया। अब प्रश्न उठता है कि मृदा प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसे नियंत्रित करने के लिए हम क्या क्या उपाय सुझा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि ठोस कचरे के अंधाधुंध निपटान से बचा जाना चाहिए। जितना हो सके हम अपनी जो गार्बेज है उस जितना हो सके डंपिंग है वो कम से कम करें, यानी मिट्टी में कम से कम चीजों को हम डंप करें। हो सके तो कचरा जो हम अपने घरों में देखते हैं प्रोडक्ट होता है उसको जाकर के जहां उसके लिए स्टोर हाउस बनाए जाते हैं वहां पर उसे पहुंचाएं। प्रयास करें कि हम कचरे को मिट्टी में कम से कम फेंकें। तो डंपिंग को रोका जाना चाहिए। डिस्पोजल्स को ज्यादा से ज्यादा कम यूज करने पर बल दें, इसके विकल्प को तलाशें। डिस्पोजल्स को मिट्टी में जाने से रोकें क्योंकि मिट्टी में पहुंचने के बाद मिट्टी की क्वालिटी को गिरा देता है। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ही आदेश भी जारी किया था, फिर इसके बाद चूंकि अभी कोई दूसरा विकल्प जल्द ही इसका नहीं तलाशा गया है इसलिए पुनः ये लागू हो चुका है। लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इसके विकल्प को हमें तलाशना चाहिए और कागज के थैले, कपड़े के थैले और अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के मिट्टी के हानिया जैसी चीजों का प्रयोग करके हम प्लास्टिक की थैली के विकल्प के रूप में तलाशें। तो इससे मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है क्योंकि ये आसानी से नष्ट नहीं होते और ये नुकसानदायक टॉक्सिक पदार्थ भी छोड़ते हैं। सीवेज को उर्वरकों के रूप में, लैंडफिल के रूप में उपयोग करने से पहले ठीक से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सीवेज जो गंदगी है उसको हम जब लैंडफिल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाता है। तो सीवेज को भूमि की उर्वरता के दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जिससे कि इसकी भूमि की उर्वरता बढ़ सके।
घरेलू कृषि और अन्य अपशिष्ट से कार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाना चाहिए और वर्मी कंपोस्टिंग के अधीन किया जाना चाहिए, जो उप उत्पाद के रूप में उपयोगी खाद उत्पन्न करता है। देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग वास्तव में वॉर्म्स के माध्यम से भूमि की उर्वरता बढ़ाना होता है। ये देखा गया, जो वॉर्म्स पाए जाते हैं भूमि में, वो भूमि की क्वालिटी को उठा देते हैं, जिससे कि अच्छा, एक प्रकार से कहा जाए तो ये मिट्टी में बिना इंसेक्टिसाइड्स, बिना पेस्टिसाइड्स डाले या फर्टिलाइजर्स के डाले ही मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का एक नेचुरल पदार्थ रूप में देखा जा सकता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। खतरनाक पदार्थों को हटाने के लिए निपटान से पहले औद्योगिक कचरे का ठीक से इलाज किया जाना चाहिए। और ये देखा गया कि औद्योगिक कचरों का हम ठीक से इलाज नहीं करते, औद्योगिक कचरों को हम रिमूव नहीं करते, औद्योगिक कचरों को जैसा चाहे कि वैसे उठा के डंप कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक एस्पेक्ट है। औद्योगिक कचरे हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल कचरे हैं, इनको कम से कम डंप होने से बचाया जाए, मिट्टी में इनके पहुंच से रोका जाए। अतः इंडस्ट्रीज को भी इस पर विभिन्न एस्पेक्ट से विभिन्न उपाय उठाना चाहिए, जिससे कि डंप को सीधा मिट्टी में फेंके जाने से बचाया जा सके, रोका जा सके। तो मैंने भी आपको यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिट्टी के संबंध में बताया, सॉइल प्रदूषण के विषय में बताया। आशा है कि आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अधिक से अधिक इसे फॉरवर्ड करिए। कमेंट्स भेजिए जिस पर मैं और भी कुछ जो शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है उसमें सुधार करूं और आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूं। मैं जल्दी एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ और नए वीडियोस के साथ आपसे पास उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।